गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लास्ट क्लास में क्या चर्चा हो रही थी? डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझ लिया था। आज हम उसकी परिभाषा को समझेंगे। डेमोक्रेसी किन शब्दों से बना है? लोकतंत्र, यानी कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जगह पर जनता के द्वारा शासन किया जाता है वह लोकतंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? डेमो प्लस क्रेसी। डेमो माने जहाँ पर जनता रहती है, क्रेसी माने सत्ता जैसे शासन करता है। जहाँ पर जनता का शासन होता है वहाँ पर डेमोक्रेसी, वहाँ पर वही डेमोक्रेसी कहलाती है। आज हम इसकी डिफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, डिफिनेशन को समझेंगे। ठीक, सिली की डिफिनेशन को समझते हैं। सिली ने क्या कहा डेमोक्रेसी की डिफिनेशन को देते समय? उन्होंने कहा डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें हर जहाँ पर यानी कि जिस सत्ता के शासन में वहाँ के नागरिक, वहाँ के हर एक नागरिकों का उसमें शेयर होता है, उसमें शेयर होता है तो क्या कहलाती है? क्या वो डेमोक्रेसी वही कहलाती है। उनकी परिभाषा क्या कहा? जहाँ वो जिस देश में शासन की सत्ता में हर एक व्यक्ति का उसमें हाथ होता है वही क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। ठीक है, और इसको ध्यान से प्रजातंत्र तो वह शासन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। ठीक है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट विच इज द एवरी हैज ए शेयर। डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट एवरी पर्सन, यानी कि जिस देश में, जिस राज्य में सरकार को चलाने में हर एक व्यक्ति का हाथ होगा वही क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। ये सीधे की परिभाषा है। और परिभाषा हम देखते हैं, और डायसी की परिभाषा देखते हैं। प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसके शासन में संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। ठीक, कहने का मतलब यह है डायसी ने क्या कहा? डायसी ने क्या कहा? डायसी ने कहा कि शासन का वह बड़ा स्वरूप होता है जो सबसे बड़े आकार में होता है। कहने का मतलब यह होता है कोई ऐसा भाग जहाँ पर सभी लोग शासन करते होते हैं। ठीक है, जिसमें शासन का संपूर्ण राष्ट्र अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। कहने का एक जहाँ पर जिस देश में सभी लोग शासन करते हैं, सभी लोग, एवरीबॉडी है। ठीक, गवर्निंग एवरी पर्सन। ठीक, कहने का मतलब राज्य का वह सबसे बड़ा भाग होता है जिसपे सभी लोग शासन करते हैं, वो क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक, डेमोक्रेसी की परिभाषा हमने देखी, किसकी देखी? हमने सीने की देखी, डायसी की देखी, और हम देखते हैं हॉल के देखते हैं। हॉल ने क्या कहा? प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण होता है। ठीक है, ठीक, हॉल। ठीक, सिलेंडर की परिभाषा में क्या कहा? सिलेंडर की परिभाषा में कहा प्रजातंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कंट्रोल बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के द्वारा नियंत्रित की जाती है वही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी कौन सी कहलाती है? जिसे जनता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक, बात समझ में आई? इसलिए हाल की परिभाषा, हेरोडोटस की परिभाषा समझते हैं। हेरोडोटस ने क्या कहा था? प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी शासन का वह स्वरूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति की संपूर्ण जनता में निहित होती है। ठीक, इसने हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या कहा था? ठीक, हेरोडोटस ने क्या कहा? सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट
यानी कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो होती है, सर्वोच्च संप्रभुता होती है, वो किसके अंदर निहित होती है? वेस्टेड इन द पब्लिक, पीपुल्स, जनता के हित, जनता में ही क्या होती है? निहित होती है। वेस्टेड किसमें होती है? किसमें निहित होती है? जो यानी कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता, जो सत्ता चला रहा है, किसके द्वारा चलाई जा रही है? जनता के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई? हेरोडोटस ने क्या कहा? यानी कि शासन सत्ता किसके? जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता, जो राज्य को चला रहा है, वो कौन चला रहा है? वो लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा होता है। तब क्या माना जाता है? वह डेमोक्रेसी मानी जाती है। ठीक है, और एकदम लास्ट डिफिनेशन देखते हैं अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन की परिभाषा, अब्राहम लिंकन की परिभाषा था क्या? ठीक, अब्राहम लिंकन की परिभाषा में क्या था? बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल। यानी लोकतंत्र क्या होता है? जो जनता के लिए चलाया जाता है, जनता के द्वारा चलाया जाता है, जनता से चलाया जाता है। अब एक समझ सकते हैं लोकतंत्र, एक ही चीज को समझते हैं, बाय द पीपुल। बाय द पीपुल का मतलब होता है जब सरकार किसके द्वारा चलाई जा रही है? देश किसके द्वारा चलाया जा रहा है? लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। बाय द पीपुल्स गवर्नमेंट चलाई जा रही है। किसके लिए चलाई जा रही है? किसके लिए चलाई जा रही है? किसके लिए चलाई जा रही हो? जनता के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार। ठीक, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल। फ्रॉम द पीपुल, बाय द, सरकार किसके द्वारा चलाई जा रही है? जनता के द्वारा। फ्रॉम द पीपुल, जनता से चलाई जा रही है, और उसमें किसका लाभ हो रहा है? उसे जनता का ही लाभ हो रहा है। यानी कि जब किसी सरकार में हर एक कार्य जनता के परिप्रेक्ष्य में देखकर किया जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा? वही सरकार क्या मानी जाएगी? वही तंत्र क्या माना जाएगा? वो डेमोक्रेटिक सिस्टम माना जाएगा, वो डेमोक्रेटिक स्टेट माना जाएगा, वो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज मानी जाएगी, जिसमें जनता का पूरी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं टाइप। ठीक, ठीक, अब हम दोनों चीज देखते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जिसमें कोई भी सरकार जब अपने हर एक काम में जनता से सीधे प्रश्नोत्तर लेकर ही काम करती है, तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जैसे किसी राज्य में किसी चीज की कोई कानून की आवश्यकता होती है, तो जनता ही उस कानून को सीधे, सभी जनता उसमें भागीदार होगी। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अब भारत को ले लीजिए, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कोई कानून बनाया जाएगा, यदि सभी लोगों से पूछ के कानून बनाया जाएगा, तो कानून बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। अब वो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होता है? हम जनता के प्रतिनिधियों को चुनकर एक जगह पर बैठाते हैं, जिसे संसद भवन कहते हैं, और वो हमारे लिए ही एक कानून का निर्माण करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं किसको हमने चुना है? हमने ही चुना है उनको, हमने अपनी स्वतंत्रता से उनको चुना है, वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से उस कानून में बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहभागी हैं। जिस कानून में, जिस शासन तंत्र व्यवस्था में लोग सीधे रूप से भागीदार होंगे, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगी। जहाँ पे हम किसी चुन कर भेजते हैं, जो हमें उसके चुनाव के लिए करेंगे, हमारे लिए जो चीजें करेंगे, शासन तंत्र चलाएंगे, उसका क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ऐसे एग्जाम्पल लिखिए, जितनी भी आपको डेमोक्रेसी मिलेगी इंडिया में, देखेंगे जहाँ भी आपको डेमोक्रेसी मिलेगी, वहाँ सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। कुछ ही ऐसे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, फेडरल में देखा जाएगा, जैसे एक आप ले लीजिए स्विट्जरलैंड, एक मात्र आपको एग्जाम्पल मिलता है जहाँ पे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। ठीक, बात समझ में आई? डेमोक्रेसी के क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम देखते हैं कैरेक्टर यानी मेरिट। ठीक, मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी।
मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं कौन कौन सी चीजें विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, सबसे पहला ये मॉरल से वेरी हाई मॉरल एप्टीट्यूड होता है। कहने का मतलब क्या होता है, इसकी ये उच्च मानक कहते नहीं, ये क्या होता है, ये डेमोक्रेसी एक उच्च आदर्श पर आधारित होता है। ठीक, उच्च आदर्श का मतलब डेमोक्रेसी एक वेरी हाई एप्टीट्यूड पे होता है, आइडियल हाई एप्टीट्यूड, मोरल आइडियल हाई एप्टीट्यूड। कहने का मतलब यह प्रजातंत्र पहले क्या होता है, उच्च आदर्शों पर आधारित होता है। उच्च आदर्शों पर आधारित होने का मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र कब माना जाएगा, जब व्यक्ति को स्वतंत्रता हो गई, व्यक्तियों के बीच फ्रेटर्निटी होगी, फ्रीडम होगी, फ्रेटर्निटी होगी, इक्वलिटी होगी। यदि ये चीजें हर व्यक्तियों की स्वतंत्रता के रूप में की जाएगी तभी वह माना जाएगा कि वहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम काम कर रहा है। पहला क्या हो जाएगा इसमें, हाई आइडियल, हाई आइडियल। हाई आइडियल एप्टीट्यूड यानी कि डेमोक्रेसी में कौन कौन सी जाएंगे, उच्च। ठीक, डेमोक्रेसी में क्या आएंगे, उच्च आदर्शों पर आधारित होती है, बेस्ड ऑन द हाई मॉरल एप्टीट्यूड। ठीक, अब क्या कहते हैं, प्रजातंत्र एक लोकतांत्रिक लोकप्रिय शासन है। डेमोक्रेसी इज ए क्या है, ऑप्शनल नहीं है, राइटिस्ट, इंटरेस्टेड। ठीक, इंटरेस्टेड सिस्टम है, लोकप्रिय शासन है। लोकप्रिय शासन कैसे है, इसको हम समझते हैं। इसलिए ऐसे है इस प्रकार से जिसमें हर एक व्यक्ति का, कहते हैं जब सरकार को चलाने में हर व्यक्ति का पूरी तरह से योगदान रहता है तब ये कहा जाता है प्रजातंत्र जनता के शासन के सीधे लोकप्रिय इसलिए होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अस्थायित्व होता है। ये बार बार देखिए, लोकप्रिय शासन इसलिए होता है। पहली बात, दूसरा क्या है, गुण में क्या देखेंगे, पहला क्या है हाई मॉरल एप्टीट्यूड, दूसरा क्या है लोकप्रिय शासन है। लोकप्रिय शासन कैसा है, इसमें इसके चुनाव में हर एक व्यक्ति किसी को वोट दे सकता है, चुन सकता है, उसे हटा सकता है, निश्चित अवधि के बाद उसे हटाया जा सकता है। लोकप्रिय इसलिए है, अब देखो तानाशाही में क्या होता है, एक बार कोई चुन लिया जाए तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। ठीक, बात समझ में आई। ये एक लोकतांत्रिक शासन कहने का मतलब यह है, ये एक लोकप्रिय शासन इसलिए है क्योंकि ये हमेशा समय समय पर हटाया जा सकता है। अगला क्या है, तीसरा क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जन पर क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन पर, बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन। बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन, लोकमत पर आधारित होता है। लोकमत पर आधारित का मतलब जब तक कोई सरकार चाहे, जब तक लोग चाहेंगे निश्चित समय अवधि तक, तब तक वह सरकार बनी रहेगी। डेमोक्रेटिक आधारशिला क्या होती है, नींव क्या होती है, सरकार की नीति निर्धारित करने में जनमत प्रभावपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि सरकार को चलाने में जनमत का ही पूरी तरह से योगदान होना चाहिए। ठीक, अब डेमोक्रेसी से पॉलिटिकल की राइट एजुकेशन मिलती है। देखो, डेमोक्रेसी से ही राजनीति की, देखिए राजनीति का अवसर सबको मिलना चाहिए, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं चलेगा। अगला क्या है, अगला इसका गुण क्या है, क्या राजनीति एक क्या होनी चाहिए, राजनीति डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के माध्यम से पॉलिटिक्स की राइट एजुकेशन मिलती है। डेमोक्रेसी हैज प्रोवाइड द राइट एजुकेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। कहने का मतलब है जब तक आप डेमोक्रेसी को नहीं समझेंगे, क्योंकि तभी आपके राजनीतिक विचार का व्याख्यात हो सकता है। क्योंकि जब आपको मौके मिलेंगे चुनाव लड़ने के या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की, तभी आप बेहतर हो सकते हैं। अगला क्या है, डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ द सोशल वेलफेयर। डेमोक्रेसी का मेन पर्पज क्या होता है, हर एक व्यक्ति का लोक कल्याण। लोक कल्याण, क्योंकि जब जनता ही अपने लिए कोई कानून बनाएंगे तो उसमें जनता अपने ही लोगों के लिए बनाएगी, इसमें किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं बनाया जाएगा। यानी कि अगला क्या है, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र सार्वजनिक कल्याण पर आधारित होनी चाहिए, इट्स बेस्ड ऑन द सोशल वेलफेयर। ठीक, अगला क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होगी, देशभक्त की भावना का विकास। ठीक है, डेमोक्रेसी से ही और क्या होता है, देशभक्त की भावना का विकास होता है। ठीक, देशभक्त की भावना का विकास होता है क्योंकि जब सब व्यक्ति ईमानदारी से अपने देश के लिए काम करेंगे, हर व्यक्ति का योगदान होगा सरकार में, तो हर व्यक्ति का एक देश भावना ठीक अपने आप से उसमें जन्म लेगी। और क्या है, डेमोक्रेसी से सोशल यूनिटी की, डेमोक्रेसी से सोशल यूनिटी की मान्यता मिलती है। यानी कि हर व्यक्ति क्या करेगा, हर व्यक्ति जब शासन में काम करेगा, हर व्यक्ति अपनी योग्यता साबित करेगा तो वो उसे सोशल यूनिटी एराइज होती है।
और क्या चीजें हैं? डेमोक्रेसी क्या करता है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का फियर नहीं होता है। डेमोक्रेसी है द प्रोटेक्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण को डेमोक्रेसी शोषण को अवरुद्ध करती है, रोकती है। ठीक, क्या चीजें आपने देखी? यह शिक्षा के रूप में काम करता है या शोषण को रोकने में काम करता है, सबको भागीदारी बताता है। ठीक है, और क्या क्या करता है? इससे सोशल यूनिटी मिलती है, सोशल वेलफेयर का काम करता है। यानी कि ये ध्यान देखा जाए, डेमोक्रेटिक लोक कल्याण में हर एक व्यक्ति द्वारा हर व्यक्ति का इसमें भागीदारी मानी जाती है। ठीक, अब बात समझ में आता है, डेमोक्रेसी समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करते हैं डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है। इसमें एक आता है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है और एक आता है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अब हम समझते हैं शासन व्यवस्था कैसे होती है। गवर्नमेंट ठीक, तो गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है शासन व्यवस्था। एक होता है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने चर्चा करते हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस समझते हैं। आगे की चर्चा इसकी आगे में करेंगे। ठीक है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे होती है जहां पर केंद्र सरकार एक राज्य में, जैसे एक राज्य में सिर्फ एक ही सरकार काम करेगी तो उसे क्या कहेंगे? ओनली यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब मान लीजिए एक है, ठीक, यहाँ पर एक केंद्र सरकार नहीं बैठेगी, ये देश है मान लीजिए, यहाँ पर जहाँ पर लोग रहते होंगे सबके लिए केवल एक ही यही सरकारी नीति बनाएगी। ठीक, यही सरकार है सबके लिए नीति बनाएगी, उसे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शासन की सत्ता एक हाथ में होती है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में राज्य बनते ही नहीं है। ठीक है, यानी कि सिर्फ केंद्र से ही एक ऐसा सरकार होती है जो पूरे देश को चलाती है। जैसे आपको इंग्लैंड में मिल जाएगा, इंग्लैंड में सिर्फ आपको यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर लंदन से बैठ के सारा ब्रिटेन को चलाया जाता है, वहाँ पर राज्यों में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। आप फ्रांस में भी देख लेंगे, जितने वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे आपको यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही मिलेंगे। अब आपको बात आती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते क्यों है? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए होते हैं जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वहाँ 50 राज्य बना के क्या फायदा है? अब जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है वहाँ पे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना देते हैं। ठीक, यह जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, कहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे। ठीक, अब हम समझते हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की परिभाषा को समझते हैं। ठीक, गार्नर बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, एकात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें शासन की सत्ता, समस्त सत्ता संविधान द्वारा एक केंद्रीय संग्रह को प्राप्त होती है। ठीक, डेफिनेशन में देखते हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। गार्नर, एकात्मक सत्ता किसके हाथ में होती है? संविधान के द्वारा दिया जाता है, जिसमें केवल एक केंद्र सरकार को सत्ता प्राप्त होती है। वो क्या होता है? वही क्या होता है? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब जहां जिस देश में संविधान के द्वारा केवल एक ही, जहां पर संविधान के द्वारा केवल एक ही केंद्र सरकार होगी, एक ही सत्ता होगी जो समस्त लोगों को संचालित करेगी, वहां पे क्या होगा? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, बात समझ में आई गार्नर के द्वारा। अब अगली डेफिनेशन किसने दी है? फाइनल ने दी है। फाइनल ने क्या कहा है? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की संपूर्ण शक्ति, शासन शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है और कानून दृष्टि से संपूर्ण राज्य पर केंद्र की इच्छा ही शासन चलाता है। कहने का मतलब यही है कि यानी कि जहां पर किसके अनुसार ये था? फाइनल के अनुसार। ठीक, फाइनल के अनुसार में क्या कहा? जहां पर केवल एक ही केंद्र की सरकार की सत्ता जो समस्त राज्यों पर, जिसे मान लीजिए यहाँ पर
यहाँ पर चुनाव राज्य है, इस पर केवल एक राज्य केंद्र ही शासन चलाएगी जहाँ पर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। बस समझ में आई, जहाँ पर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ से होगा जहाँ पर केवल एक ही केंद्र सरकार की सत्ता चलाएगी। डायसी ने क्या कहा, डायसी एक यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कानून बनाने की सर्वशक्ति केंद्रीय सत्ता के हाथ में होती है। डायसी ने क्या कहा, जिसमें कानून बनाने की शक्ति सिर्फ किसके हाथ में होती है, केंद्रीय सत्ता के हाथ में। ठीक, डायसी ने क्या कहा, ठीक, ठीक। जब कानून बनाने की सत्ता कानून बनाने की ताकत केवल एक ही सरकार के हाथ में होगी, केंद्र सरकार की, यानी एक ही सरकार चलाएगी, उसे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। यूनिट डायसी की डेफिनेशन थी। ठीक है, आगे परिभाषा में इसके एलिमेंट समझेंगे, इसके बेसिक फीचर समझेंगे, आगे चर्चा इसी क्लास में करेंगे। थैंक यू।